अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी पार्ट 2 में हम ना इसकी पैथोजेनेसिस एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। आई नो इसकी पैथोजेनेसिस थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, बट आपको बेसिक बातें जो है ना उसकी हर वक़्त याद होनी चाहिए, ठीक है? एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसकी पैथोजेनेसिस बहुत दफ़ा पूछी जाती है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसके कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। अच्छा, 4 का मतलब ये है कि आपने 4-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है? जो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपको अब मॉडिफिकेशनल में मॉडिफाइड जो रिस्क फैक्टर है उसमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, डायबिटीज़ आ जाती है, एलडीएल आ सकता है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया आ सकता है, ठीक है? डायबिटीज़ आ सकता है और स्मोकिंग आ सकता है। और नॉन मॉडिफाइबल में एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है। ये जब ये हमारे पास इंसल्ट कॉज करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल के अब आपने 4 रखे हैं। एंडोथेलियल डिसफंक्शन में से क्या मसले होंगे? सबसे पहला मसला, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सबसे पहले परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जो हमारे पास ल्यूकोसाइट है उनकी एडिशन ज़्यादा हो जाएगी। ना सिर्फ उनकी एडिशन ज़्यादा होगी, बट उनकी जो एक्सप्रेशन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स भी हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से हमें ये 4 काम होंगे। एंडोथेलियल डिसफंक्शन फर्दर लीड करेगी हमारे पास लिपिड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होगा कि जो लिपिड थे वो मोनोसाइट्स लिपिड्स को इंजेस्ट करके क्या बना देंगे, फोम सेल्स। और जो हमारे पास दूसरा होगा ना, ये हमारे पास कीमोटैक्टिक काम भी करेगा मोनोसाइट्स के लिए। दूसरी बात ये होगी कि हमारे पास मोनो जो मैक्रोफेजेस थे उनकी हमारे पास माइग्रेशन को भी इनहिबिट करेगा, जबकि ग्रोथ फैक्टर और सर्टेन साइटोकाइंस भी ये रिलीज करेगा। फिर क्या होगी, हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और हीलिंग स्टार्ट होगी। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है और साथ साथ फिब्रोसिस भी हो रही होती है, हीलिंग भी हो रही होती है। तो वो भी किसकी वजह से हो रही होगी, आपने इसमें 2 पॉइंट्स याद रखें कि वो कुछ साइटोकाइंस की वजह से हो रही होगी और ग्रोथ फैक्टर की वजह से। इसमें यूजुअली कहते हैं इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। लास्टली क्या होगा, हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है ना वो परफोरेट करना शुरू प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और उनकी माइग्रेशन हो जाएगी। वो अपनी सेकंड लेयर से उठ के इंटिमा में आना शुरू हो जाएंगे और वो फिब्रोमस्कुलर हमारे पास कैप बना देंगे और फिब्रोफैटी एथीरोमा कॉज कर देंगे, ठीक है? ये पिक्चर में मैंने वही बताया कि हमारे पास ये जो कुछ फैक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो परमेबिलिटी उसको डिस्टर्ब किया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेट थे हमारे पास एंडोथीलियल लाइन थी जो इंटिमा की, उसकी डिसफंक्शन होना शुरू हुआ, उसमें गैप्स आना शुरू हुए, उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, एक्सप्रेशन ज़्यादा होने शुरू हो गए। उसके बाद माइग्रेशन ज़्यादा होने शुरू की और वो अंदर आना शुरू हो गया। एलडीएल ने इसको फ़ायदा उठाते हुए वो भी ऑक्सीडाइज होकर अंदर आना शुरू हो गया। वो ऑक्सीडाइज होकर उसने मैक्रोफेजेस ने उनसे खा के क्या बना दिया, ये फोम सेल्स बना दिए और मिडिल में हमारे पास एक जो नेक्रोटिक वो था ना कोर, वो बनना शुरू हो गया, ठीक है? और देखें अब इसकी वजह से क्या हो गया, फर्दर हमारे पास ये जो नीचे, अच्छा ये अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है। यूजुअली ना इसके नीचे हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल लेयर। ये हमारे पास सारी इंटिमा थी। तो इसके ना डिफरेंशिएट क्या करिए, तो वो है, ये एक मेम्ब्रेन होती है, ये होती है इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। यूजुअली ये ऐसे परफोरेटेड नहीं होती है, नॉर्मल होती है। ये तो भी मैंने गैप दिखाया है ना, ये नॉर्मल होती है। ये हमारे पास मस्कुलर लेयर को डिवाइड कर रही होती है किसके साथ, इंटिमा के साथ। इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है ना वो कुछ साइटोकाइंस की वजह से उसमें गैप्स आना शुरू हो जाए, जैसे एंडोथीलियम में आना शुरू हो जाते हैं ना, इसमें भी गैप्स आना शुरू होंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, नीचे से जितने भी स्मूथ मसल्स हैं ना वो परफोरेट करके पोलिफोरेट करना करते 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 ऊपर आ जाएंगे और माइग्रेट करके ये इंटिमा में फिब्रो फैटी एथिरोमा कॉज कर देंगे। आप देखिए एथिरोमा, ये इसका नेक्रोटिक डिब्री हो गया, इसके अंदर सर्टेन हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नजर आ रहे हैं और फोम सेल्स भी हैं और ये सारा कुछ। तो ये आपने थोड़ा सा एक रफ सी इमेज याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके भी सुने और आपको ये याद हो चाहिए। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी में। जैसा कि आपको पता है मॉर्फोलॉजी में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, ग्रॉस और माइक्रो। ग्रॉस इसकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने सिर्फ 2-4 बातें याद रखें। सबसे पहले ये होता है कि वो कहते हैं ये एक फैटी डॉट्स के तौर पे ना अपीयर होता है, ठीक है? फैटी डॉट्स के तौर पे वेसल में ना, एक अगर ये वेसल है नॉर्मली हमारे पास ये स्ट्रेट वेसल, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आना शुरू होंगे जो कि कुछ कुछ गैप्स में होंगे, ठीक है? वो गैप्स, वो जो हमारे पास डॉट्स होते हैं ना वो फैटी येलो स्पॉट्स की तरह के ना डिस्पर्स हुए होते हैं। उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ना वो क्या बनना शुरू कर देंगे, जुड़ जुड़ के वो क्या बना देंगे, फैटी स्ट्रीक, ठीक है? वो फैटी स्ट्रीक बना देंगे। अब फैटी स्ट्रीक ना हमारे पास येलोइश लाइन होती है इंटिमा में और वो लिपिन लेटिन मैक्रोफेजेस की वजह से बनती है, ठीक है? फोम सेल्स की वजह से बनती है और कहते हैं यूजुअली ये नॉर्मल बात है क्योंकि ये अर्ली एज से स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टीन एजर्स में ना ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। वो लोग जो ज़्यादा फैटी डाइट यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड्स वगैरह खा रहे होते हैं, उनकी तो फैटी स्ट्रीक्स बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये नॉर्मल अभी मसला नहीं है। मसला तब है जब वो प्रोग्रेस करके हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक बनाना शुरू कर देगी, ठीक है? वो ब्लॉक तब बनाएगी जब ये हमारे पास ये सारी फैटी स्ट्रिक्स ज़्यादा सी जुड़ना शुरू हो जाएंगी इनमें, हमारे पास क्या होगा, एथिरोमा बनेगा और ये ब्लॉक बना देंगे। तो ये एक जनरल सी हमारे पास ग्रॉस है। माइक्रोस्कोपी किसकी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी ना हमने इस तरीके से करनी है कि आपको आप थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, अब मैं माइक्रोस्कोपी के लिए ना वो पहली वाली पिक्चर पे आ जाऊँगा जो मैंने पहले बनाई थी। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये लेयर आ गई, ये थी हमने बताई थी, ये क्या है, सुपरफिशियल कैप थी। अब जो सुपरफिशियल कैप है ना वो आपने याद रखना है किससे बनी हुई है, स्मूथ मसल प्लस कोलेजन, ठीक है? डेंस कोलेजन होगा, ये हमारे पास क्या बन गई, कैप, ठीक हो गया? कैप के बाद हमारे पास आ जाता है एक पोर्शन जिसको हमने बोला शोल्डर, ठीक है? ये जो पोर्शन आएगा, ये जो पोर्शन है ना थोड़ा-थोड़ा, ये हो गया शोल्डर। अब ये शोल्डर में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि शोल्डर में हमारे पास क्या प्रेज़ेंट होगा, सेल्स प्रेज़ेंट होंगे, स्मूथ मसल प्रेज़ेंट होंगे, कुछ हमारे पास मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स प्रेज़ेंट। तो ये याद बात रख लेनी है कि इसमें क्या होगा शोल्डर में। शोल्डर में हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेज़ेंट है, मैक्रोफेजेस प्रेज़ेंट है, हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स प्रेज़ेंट है और सेलुलर डिब्रिस वगैरह और सेलुलर कंपोनेंट भी हमारे पास थोड़ा इसके अंदर प्रेज़ेंट है। ठीक हो गया सेलुलर। अब आपने आ जाना है कि जो इसकी सेंट्रल नेक्रोटिक कोर थी, ये वाली कोर, इसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट है? इसमें हमारे पास क्या प्रेज़ेंट होगा, कोर, CORE कोर। कोर में आपने याद है कि कोर में क्या प्रेज़ेंट होगा? सबसे पहले हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेज़ेंट होगा।
कोलेस्टेरॉल, अबंडेंट कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होगा, हमारे पास कुछ फोम सेल्स होंगे, ठीक है। फोम सेल्स के साथ हमारे पास मैक्रोफेजेस होंगे, स्मूथ मसल सेल्स होंगे, इसमें हमारे पास फिब्रिन भी हो सकता है। और फिब्रिन के साथ साथ कहते हैं कि यूजुअली अगर थ्रोम्बस वगैरह भी हो तो वो भी इसी जगह पर होता है। अब ये जो इसके आगे पीछे पेरीफेरी होगी, ये ऑब्वियसली इतने ज़्यादा हमारे पास जब इन्फ्लेमेशन के इन्फिल्ट्रेट्स आने हैं तो क्या चाहिए होगा, वेसल्स आगे पीछे चाहिए ना। तो पेरीफेरी में हमारे पास क्या होगा, पेरीफेरी में हमारे पास होंगी वेसल्स, न्यू वेसल्स, न्यू वेस्कुलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इसकी मॉर्फोलॉजी आपने इसी तरीके से याद करनी है। अच्छा, जैसा कि हमने बता दिया ये लीजन है, ठीक है, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन जो है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वो आपने याद रखना। पहला कंपोनेंट है हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस भी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक हो गया सेलुलर कंपोनेंट। दूसरा जो हमारे पास है ना, वो कंपोनेंट इसका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास उसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड, जो सेल्स के बाहर है वो लिपिड। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर लिपिड है। इंट्रा सेलुलर लिपिड, अब आप खुद बताएं कि कौन सा इंट्रा सेलुलर लिपिड है। इंट्रा सेलुलर ऑब्वियसली वही लिपिड है जो कि मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर लिया, मतलब फोम सेल्स के अंदर जो है, ठीक हो गया। तो इसके 3 कंपोनेंट याद रखना है। पहला क्या है हमारे पास सेलुलर, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आ जाएगा इंट्रा सेलुलर लिपिड। ओके, नाउ अब हमें पता होना चाहिए स्टेबल ब्लॉक क्या होता है और अनस्टेबल ब्लॉक क्या होता है। वही पिक्चर ले लेते हैं, वो थोड़ी सी ईजी बनी है तो आपको समझ भी आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो कैप है, अगर ये हमारे पास बहुत थिन हो तो क्या ब्लॉक होगा, अनस्टेबल होगा। अगर ये कैप इतनी ज़्यादा थिक हो, इतनी ज़्यादा, और ये वाली इसके अंदर सारे स्मूथ मसल्स हैं, और आई नो वो थिकनिंग ज़्यादा कॉज करेगी, वो नैरोइंग भी ज़्यादा कॉज करेगी, बट वो ब्लॉक कौन सा होगा, वो स्टेबल ब्लॉक होगा, ठीक होगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर ये सेंट्रल कोर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा और कैप पतली होगी तो क्या होगा, अनस्टेबल ब्लॉक होगा। बट अगर ये कैप थिक है और हमारे पास सेंट्रल जो नेक्रोटिक कोर है वो अगर कम है तो स्टेबल ब्लॉक होगा। तो यही बात आपने अक्सर पूछी जाती है कि स्टेबल ब्लॉक कौन सा होता है और अनस्टेबल ब्लॉक कौन सा होता है। तो आपने यही बात बतानी है कि जिसकी कैप थिक है ना, ठीक है, कैप फिब्रोमस्कुलर कैप जो है वो थिक है तो वो स्टेबल ब्लॉक है। जिसका नेक्रोटिक कोर जो है वो कम है वो हमारे पास थिक ब्लॉक है। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट, जिसकी कैप थिन है, ठीक है, फिब्रोमस्कुलर कैप जो है वो थिन है, ठीक है, वो अनस्टेबल है। जिसकी नेक्रोटिक कोर बहुत ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट, उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के अलावा फोम सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमारे पास अनस्टेबल ब्लॉक है, वो यूजुअली रप्चर कर जाता है। अब आ जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन आप मुझे खुद बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब एक ये हमारे पास वेसल थी, नॉर्मल वेसल, ठीक है, एक ये वेसल है जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक है, ये इतना बड़ा एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक है ये। अब आप मुझे बात खुद बताएं, ये अगर ये इसका ये हमारे पास थोड़ा सा ल्यूमेन बचा हुआ है, ये ल्यूमेन है थोड़ा सा, ये नॉर्मल वेसल है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताएं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले ऑब्वियसली ये ब्लॉकेज करके क्या कॉज कर सकती है, स्टिनोसिस, ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई स्टिनोसिस, मीडियम वेसल को स्टिनोसिस कर सकती है। स्टिनोसिस की वजह से क्या हो सकती है, इस्कीमिया, ऑब्वियसली ब्लड ही नहीं होगा, ब्लड जब जाएगा नहीं ऑर्गन की तब तो इस्कीमिया होगा, उसने मरना शुरू हो जाना है, ठीक है, ये आपको खुद पता चाहिए। स्टिनोसिस यूजुअली क्या होता है, वो कैल्सीफाई हो जाता है, ठीक है, उसकी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब आपने मुझे खुद बताना है। अब मैं एक जनरल सी बात बताता हूँ, अगर वो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व करना शुरू किया, अगर किसी लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ है तो क्या होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो जाएगा। हो सकता है अगर लेग की किसी वेसल में था, पॉप्लिटियल वेसल में था, तो वहाँ पे गैंग्रेन होना शुरू हो सकता है। अगर किसी कॉरोनरी आर्टरी में था तो एमआई हो सकता है इस्कीमिया की वजह से, या हमारे पास कोई स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक, एंजाइना हो सकता है, ठीक है। और अगर वो हमारे पास किसी मेजेंटेरिक वेसल में था, मेजेंटेरिक वेसल आ गया, एब्डोमेन की किसी वेसल में आ गया, तो क्या होगा, इस्कीमिक बाउल डिजीज हो सकता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक हो गया। अब ये हो सकता है कि कुछ ब्लॉक स्टिनोसिस होगी, कुछ ब्लॉक खुद रप्चर भी कर जाते हैं। और रप्चर कौन से ब्लॉक करते हैं, मैंने आपको खुद बता दिया, अनस्टेबल ब्लॉक, अनस्टेबल ब्लॉक रप्चर कर जाते हैं। तो रप्चर करने की वजह से क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में चले गए तो स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ये बात याद रखें। अच्छा, अगर ब्लॉक रप्चर कर गया, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, ठीक है। बट अगर कुछ ये होता है, कुछ जगह में ब्लॉक एक जगह से एम्बुलाई बन जाता है, एक जगह से ब्लॉक था वो किसी और जगह पे जाना शुरू हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बुलाई, तो वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, वो भी यूजुअली किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन आती है, ठीक है। वो रप्चर करके किसी और आर्टरी में जा सकता है, अगर मिडल में निचल आर्टरी में चला गया, मिडल सेरिब्रल आर्टरी में चला गया तो स्ट्रोक कॉज कर देगा, कॉरोनरी आर्टरी में चला गया तो हमारे पास क्या, एमआई का कॉज कर देगा, पॉप्लिटियल आर्टरी में चला गया तो गैंग्रेन कर देगा या पेरिफेरल वेसल्स को इन्वॉल्व कर देगा। तो ये बात आपने नॉर्मली तौर पर याद रखना है। एक तो स्टिनोसिस हो जाएगा, एक रप्चर भी हो सकता है, थ्रोम्बस, ठीक है, एम्बुला बन सकता है या थ्रोम्बस के तौर पर काम कर सकता है, थ्रोम्बाई के तौर पर। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, क्योंकि इसकी ये हमारे पास हुआ किसकी वजह था, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से हमारे पास जो वेसल थी वो कमजोर हो गई थी, तो वेसल कमजोर होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास एनोरिज्म हो जाता है, एनोरिज्म। एनोरिज्म में आगे डिटेल वीडियो है इसके ऊपर, मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट आपने याद रखना है वीकनिंग ऑफ वेसल वॉल रिजल्ट्स इन एनोरिज्म,
ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी, इसकी पैथोजेनेसिस, खास करके ये डायग्राम आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, एक रफ आइडिया आपको स्टेबल अनस्टेबल क्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो फंक्शंस मैंने पिछली वीडियो में बताए थे एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच।